नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। बांग्लादेश में कट्टरपंथ अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा है। कभी सॉफ्ट स्टेट रहा बांग्लादेश, बीते 10 दिनों में ही कट्टरपंथ की ओर तेजी से बढ़ा है। 10 दिनों के भीतर ही बांग्लादेश पर कट्टरपंथियों का कब्जा हो गया है, जिसका नतीजा हिंदुओं पर हमले के तौर पर भी हम देख रहे हैं कि लगातार सामने आ रहा है। अब एक तरफ तो बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर अल्पसंख्यकों और हिंदुओं के हितों की रक्षा की बात करते हैं, और दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस की नाक के नीचे कट्टरपंथी मौलाना देश को शरिया के हिसाब से चलाने की चेतावनी देते हैं। हिफाजत इस्लाम नाम के कट्टरपंथी संगठन ने अब बांग्लादेश में शरिया कानून लागू करने की मांग कर दी है। ये वही संगठन है जो हिंदुओं के मंदिरों पर हमलों में शामिल रहा, जो शेख हसीना के भारत दौरों का विरोध करता रहा। हिफाजत इस्लाम संगठन का वाइस प्रेसिडेंट मुईउद्दीन रब्बानी ये कहता है कि बांग्लादेश इस्लाम से चलना चाहिए, शरीयत से चलना चाहिए और देश के मुसलमानों को इस्लाम के निजाम पर भरोसा करना चाहिए। अब जब कट्टरपंथी देश को इस्लाम के मुताबिक चलाने की बात कर रहे हैं, शरिया कानून को लागू करने की बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर हिंदुओं के लिए खतरे की बात है। शरिया के मुताबिक चल रहे अफगानिस्तान के तालिबान शासन में हिंदुओं और सिखों पर किस तरह से अटैक्स हुए, हमले हुए, वो हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा को अफगानिस्तान में टूटते हुए पूरी दुनिया ने देखा। अब बांग्लादेश को भी पाकिस्तान की तरह इस्लामिक मुल्क घोषित कराने की बात हो रही है, मांग हो रही है। यानी कि जो हाल हिंदुओं का पाकिस्तान में हो रहा है, ठीक वैसा ही खतरा अब बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर भी मंडराने लगा है। मुईउद्दीन रब्बानी देश में बनी हर प्रतिमा और मूर्ति को तोड़ने की बात कर रहा है। यहां तक कि इस संगठन के विरोध के बाद बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट परिसर में लगी ग्रीक देवी थेमिस की मूर्ति भी हटवा दी गई। ऐसे में हिंदू जो वहां रह रहे हैं, अल्पसंख्यक जो बांग्लादेश में रह रहे हैं, जो बौद्ध हैं, जो ईसाई हैं, उनका डर, उनकी दहशत लाजमी है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस ये कह रहे हैं कि उनके देश में अल्पसंख्यकों की रक्षा हम करेंगे। ये ठीक मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत की तरह दिख रहा है। यानी कि हाथी के दांत दुनिया को दिखाने के लिए अल्पसंख्यकों की रक्षा वाले हैं, और हाथी के खाने के दांत देश में हिंदुओं पर हमले और हिंदुओं को डराने के लिए हैं, जो अब रब्बानी के तौर पर निकलकर सामने आ रहे हैं। इसी से जुड़े कुछ सवाल हैं जो आज मैं अपनी इस डिबेट में, देश का सवाल में पूछूंगा। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका तारुफ मैं आपसे आगे कराऊंगा, लेकिन क्या सवाल मैं रखने वाला हूं, सबसे पहले वो सवाल मैं आपको बताता हूं। पहला सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में तालिबान की तरह अब हालात हो जाएंगे? क्या जैसे शरिया से तालिबान चल रहा है वैसे बांग्लादेश भी चलेगा? दूसरा सवाल, कि बांग्लादेश से अब हिंदुओं को बाहर कर दिया जाएगा, या फिर जो हिंदू रहेंगे वो हमेशा डर, दहशत और खौफ के साए में रहेंगे? क्या कट्टरपंथी सोच से बांग्लादेश का भला हो सकता है, या फिर बांग्लादेश तबाही की राह पर आगे बढ़ चुका है? और चौथा सवाल है कि क्या बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं की रक्षा का जो दावा कर रही है वो झूठा है, वो फरेब है, वो आई वॉश है, और बांग्लादेश को पीछे पीछे कट्टरपंथी ताकतें ड्राइव कर रही है? मेरे साथ खास मेहमान हैं, मैं अपने सभी मेहमानों से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं, फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ अरविंद तेजावत जी हैं, जो फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट्स हैं, विदेश मामलों के जानकार। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, वो साथ में इस वक्त हैं। AK मिश्रा जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो इस वक्त साथ में हैं। और एडवोकेट बिलाल खान, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले जनरल अनुज माथुर, रब्बानी की चेतावनी, बल्कि मैं इसे धमकी कह रहा हूं, क्या आप भी रब्बानी की जो बात है उसको धमकी की तरह देखते हैं हिंदुओं के लिए? वो सीधे तौर पर रब्बानी, जिसका बांग्लादेश में एक अच्छा खासा कहते हैं कि बेस है और राजनीति में दखल रखता है बांग्लादेश की रब्बानी, वो रब्बानी ये कहता है, उनका संगठन ये कहता है कि कानून से नहीं चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा, अब सिर्फ शरीयत से चलेगा बांग्लादेश। क्या ये चेतावनी है वहां रहने वाले हिंदुओं के लिए? क्या उनके लिए डर की बात है? बिल्कुल बिल्कुल रोहित, देखिए मैं आपको कुछ दो तीन थोड़ा सा पीछे हमको जाने की आवश्यकता है। ये जो संगठन है, जो रब्बानी जो आवाज है, वो आवाज रब्बानी की दिखाई दे रही है, और इसके जो सुर हैं, इसके जो स्वर हैं, वो पाकिस्तान से आ रहे हैं, ISI से। देखिए ISI के बनाए हुए जमात इस्लामी जो एक संगठन है, और ये जमात इस्लामी सिर्फ बांग्लादेश में नहीं है, जमात इस्लामी पाकिस्तान में है, जमात इस्लामी इंडिया में है, और एक और इसका ऑफशूट जमात इस्लामी कश्मीर में है।
जिसको कि हमारी सरकार ने बैन करके रखा हुआ है। तो जमाते इस्लामी का, एक मिनट मेरे को दीजिएगा प्लीज, जमाते इस्लामी का मकसद है शरिया कानून को लगाना, इस्लामिक रूल को लगाना, और जो पश्चिमी सोच है, पश्चिमी लोग हैं, उनको समाप्त करना। और ये वर्ल्ड वाइड उनका एम है, और इसी एम के तहत वो काम कर रहे हैं। दो तीन चीजें मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जब यहाँ पर 5 अगस्त से जो हरकत हो रही है और जिस प्रकार से प्रताड़ना दी जा रही है माइनॉरिटीज को, हम हिंदू ना कहें उन्हें, तमाम माइनॉरिटीज को, क्योंकि उनका मकसद बिल्कुल साफ है, वो इस्लामिक के अलावा किसी और को वहां पर नहीं मानने वाले हैं। तो ये उनकी बात है। तो जब ये हुआ, जब शेख मुजीब की प्रतिमाएं गिराई गई, जब हर उस चिन्ह को तबाह करने का प्रयास किया गया कि जो कि 1971 के लिबरेशन वॉर से ताल्लुक रखता है, तो आपने शायद नोटिस किया, आपके चैनल पे ही पहले भी मैं बोल चुका हूं और सुन चुका हूं कि पाकिस्तान में जश्न मना। अब आप मुझे बताएं कि किसी दूसरे राष्ट्र में अगर परेशानी हो रही है तो किसी एक राष्ट्र के अंदर उसके ऊपर जश्न मनने की क्या आवश्यकता है? इससे ये बिल्कुल साफ है कि इस पूरे और जो भी हरकत वहां पर हुई है, उस तमाम हरकत के पीछे पाकिस्तान और आईएसआई का 101% हाथ है। पहली बात। दूसरी बात, बांग्लादेश में 1975 से लेकर के 2012 के बीच में 37 वर्षों में 29 कू हुए, और इन 29 के 29 कूज को अगर आप स्टडी करेंगे तो आप एक पैटर्न आपको नजर आएगा, चाहे कुछ सफल असफल वो बात नहीं कर रहा हूं, पैटर्न। और वही पैटर्न, उसकी आवाज सुनाई दिखाई दे रही थी। जो खालिदा के शुरू के 7-8 साल थे वो बहुत अच्छे निकले, उसके बाद सुबुगाहट आहट आनी शुरू हो गई थी, जिसको कि वो पहचानने से या तो पहचान नहीं पाई या कोई वजह रही होगी, कोई दबाव रहा होगा। तो जिस प्रकार से आप देखिए कि जो भाषा ये प्रयोग कर रहे हैं, इसमें 101% पाकिस्तान का हाथ है, और पाकिस्तान नहीं चाहता। और ये वही लोग हैं, देखिए जमाते इस्लामी एक ऐसा संगठन था जो कि लिबरेशन वॉर के दौरान के लिए काम कर रहा था। वो बांग्लादेश के बनने के फेवर में कभी भी नहीं था। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगा था सेक्युलरिज्म के बारे में, उसकी भी खिलाफत करी है। तो इनका एजेंडा बिल्कुल साफ है, रेडिकल इस्लाम को बांग्लादेश में लाना, शरिया कानून लागू करना, अगर मैं अंग्रेजी में कहूं तो एब्सोल्यूट तालिबानाइजेशन ऑफ बांग्लादेश, ये उनका मकसद है। यही मैंने अपनी डिबेट में सवाल भी रखा था कि क्या बांग्लादेश अब तालिबान की राह पर चल चुका है, जैसा कि अफगानिस्तान में तालिबान शासन कर रहा है, क्या वही अब बांग्लादेश का हाल भी होने वाला है अगर इन कट्टरपंथी ताकतों को नहीं रोका गया? माथुर साहब। हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि वो बांग्लादेश राह पर चल नहीं चुका है, बांग्लादेश को उस राह पर धकेला जा रहा है, और वो धकेलने का काम पाकिस्तान की आईएसआई और जमाते इस्लामी और पाकिस्तान के कट्टरवादी लोग, आप देख लें जो भी हरकत हो रही है, जिस प्रकार से वो लोग हिंसा कर रहे हैं, उस हिंसा में शुरू से आखिर तक जिस प्रकार की हिंसा आईएसआई ट्रेंड लोग पूरे साउथ एशिया में जगह जगह पर करते हैं, उसकी पूरी यों की यों स्टैंप लगी हुई है। तो ये आप मान लें, निश्चित रूप से इसको टोटल इस्लामाइज, रेडिकल इस्लाम और शरिया कानून के तरफ इसको ले जाया जा रहा है। बांग्लादेश बहुत कम ऐसे साउथ एशियन कंट्रीज में था, भारत के अलावा, जो प्रगति कर रहा था, इसके पास एक फ्लरिशिंग इकोनॉमी थी, उसका वर्ल्ड ट्रेड में एक बहुत बड़ा हिस्सा था। ये भी उनको बच नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ये देखिएगा, ये बहुत तेजी से, और अगर कोई रेडिकल कदम नहीं उठाया गया रोहित, ये बहुत जल्द पूरी तरह इसका मुझे लगता है तालिबानाइजेशन होएगा, और यहाँ वही रूल चलेगा जो आप आज अफगानिस्तान में देख रहे हैं। ठीक है अरविंद तेजावत साहब, 2 दिन में 2 चीजें होती हैं। मोहम्मद यूनुस कल बात करते हैं और कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से बात करते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि जो हिंदू, जो अल्पसंख्यक हमारे यहाँ रह रहे हैं, हम उनकी पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। उसके वेरी नेक्स्ट रब्बानी की चेतावनी आ जाती है कि देश अब कानून संविधान से नहीं चलेगा, ये इस्लाम से चलेगा। रब्बानी का जो संगठन है हिफाजत इस्लाम, ये वही है जो हिंदुओं पर अटैक्स के पीछे, जो अल्पसंख्यकों पर अटैक्स के पीछे जिम्मेदार माना जा रहा है। इन दोनों चीज़ों को कैसे देख रहे हैं आप?
ये दरअसल बहुत ही मुश्किल वक्त है। अगर हम देखा जाए तो यूनुस साहब का अगर इतिहास देखें तो एक वो वामपंथी रहे हैं, और वामपंथियों के बारे में ये प्रसिद्ध है कि वो धर्म इत्यादि को मानने वाले लोग नहीं होते हैं। पर यूनुस साहब अब जिन लोगों के कंधों पे बैठकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हैं, उसमें कोई उम्मीद की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में वो पपेट की तरह काम करेंगे, जैसे कि एक कठपुतली काम करती है कि ये है। अगर ठीक वैसा ही औरंगजेब का जो दौर था, औरंगजेब चाहे निजी जीवन में चाहे कैसा भी रहा हो या उसके पहले के जो शहंशाह कैसे भी रहे हो, पर औरंगजेब की ये मजबूरी थी कि जो इस्लाम के जो लोग थे, अगर उनका सपोर्ट चाहिए था तो उसको कट्टरपंथी बनना ही बनना था। मुझे लगता है कि यूनुस साहब की वही स्थिति होने वाली है। और अगर दोनों ही तरफ, भारत के दोनों तरफ पूर्वी और पश्चिमी सीमा में अगर कट्टरपंथी आके बैठ जाएंगे तो ये हमारे लिए कोई बहुत सुखद जगह चीज नहीं होगी। एक दूसरा ये है कि जो अरब वर्ल्ड का या जो इस्लामिक